बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया की एप्लीकेशन टिकटॉक से शोहरत हासिल करने वाली हरीम शाह बसा औकात ही खबरों की जीनत बनी होती हैं। आज भी हरीम शाह की जानिब से सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करने के बाद एक बार फिर से अवाम के लिए वो मौजूए बहस बन गई हैं। मगर इस बार मकबूलियत के लिए हरीम शाह ने एक नया अंदाज मुंतखब किया है। इस बार ना कोई वजारत खारिजा का दफ्तर है, ना ही मुफ्ती कबीर, ना शेख रशीद और ना ही फारूक सत्तार, बल्कि इस बार हरीम शाह ने रियासत पाकिस्तान के कवानीन और उनको नाफिज करने वाली एजेंसीज को अपने स्टंट से हैरान कर दिया है। टिकटॉकर हरीम शाह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें देखा जा सकता है कि इनके पास लाखों पाउंड है और वो पाकिस्तान के कवानीन और पासपोर्ट पर शदीद तनकीद करते हुए ये भी कह रही हैं कि मैं तो इतनी बड़ी रकम लाने नहीं आई हूँ, मुझे किसी ने नहीं रोका और ना ही मुझे कोई रोक सकता है, लेकिन अगर आप हद से तजावुज करेंगे तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। पासपोर्ट और करेंसी से मुतालिक और क्या कहा, सुनिए जरा। हरीम शाह के वीडियो वायरल होने के बाद फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को होश आया तो एक्शन लेने का जो है वो फैसला हुआ। FIA हुकाम के मुताबिक बरतानिया के नेशनल क्राइम एजेंसी को खत लिखने का फैसला हुआ जिसमें नेशनल क्राइम एजेंसी से कार्रवाई करने की दरखास्त की जाएगी। FIA हुकाम का कहना है कि वीडियो में हरीम शाह भारी रकम मुंतकली का एतराफ कर रहे हैं। अब FIA ने टिकटॉकर हरीम शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी है। इन तहकीकात के बदले क्या केस दायर होगा और उसका अंजाम क्या होगा यह भी किसी को मालूम नहीं, मगर इस बार अगर हरीम शाह अपने बयान पर कायम रहती हैं तो उनको जेल भी हो सकती है। लेकिन बात अपने बयान पर कायम रहने की है, क्योंकि कुछ अर्सा कबल हरीम शाह की दुल्हन के लिबास में वीडियोस वायरल हुई तो मीडिया ने सवाल किया, जिस पर हरीम शाह ने जवाब दिया कि मेरे निकाह की तस्वीर हैं और जिससे मेरा निकाह हुआ है वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, मेंबर्स इन असेंबली भी हैं और पहले से शादीशुदा भी हैं। वो वक्त आने पर राज अफशां कर दिया जाएगा। मगर कुछ रोज कबल बोल न्यूज़ के एक प्रोग्राम में शादी के हवाले से सवाल पर उनका क्या जवाब था, ये भी सुनिए। वो तो मैंने इस तरह फन में किया था, मगर मेरे ही शो में तमाम तर गुफ्तगू के बाद हमने बिल्कुल हरीम को लिया था और वो इस बात के ऊपर तब बिल्कुल कायम थी। इस तरह से बयान बदलना शायद उनके लिए इतनी बड़ी बात ना हो, मगर मुआशरे में इसको मायूब ज़रूर समझा जाता है। ना सिर्फ मायूब बल्कि गैर अखलाकी भी तस्वुर किया जाता है। मगर ये पहली बार नहीं कि हरीम शाह मीडिया के सामने इस तरह से आई हूँ। माजी में हरीम शाह कभी शेख रशीद के हवाले से तो कभी फारूक सत्तार और कभी मुफ्ती कबीर के साथ नाजेबा गुफ्तगू की वजह से सोशल मीडिया पर नजर आती रही हैं। ऐसा क्यों है कि एक सोशल मीडिया पर मशहूर होने वाली हरीम शाह कभी सियासतदानों को बदनाम कर रही होती हैं जी, तो कभी मुल्क की कवानीन की धज्जियां उड़ा रही होती हैं। और अभी भी जैसा कि मैंने कहा कि बात यह है कि अगर वो कायम रहती हैं तो न्यूज़ पर ही उन्होंने अब से कुछ देर पहले जो है वो अपनी इस वीडियो के ऊपर माजरत की है, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये माजरत किस बात के लिए जो है वो उन्होंने की है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हरीम शाह साहिबा। बहुत शुक्रिया हरीम शो में ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये तो बताइए ज़रा कि जो माजरत अभी कुछ देर पहले आपने न्यू पर की है ये किस लिए की है? आपने मनी लॉन्ड्रिंग की, उसके ऊपर आप माजरत कर रहे हैं और आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगी, या फिर ये वीडियो ही झूठी थी? जी 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 हरीम, आई कांट हेयर यू। मुझे आवाज़ नहीं आ रही हरीम की, ज़रा प्लीज़ चेक कीजिएगा। हरीम शाह हमारे साथ मौजूद हैं जी, और हरीम शाह की एक वीडियो अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि ये वायरल होती है और अब से कुछ देर पहले वो इसके ऊपर माफ़ी भी मांग लेती हैं। लेकिन ये जो वीडियो थी ये कोई आम वीडियो नहीं थी, या उस तरह की वीडियो नहीं थी जिसमें हरीम शाह साहिबा जो हैं वो कोई एक्टिविटी करती हुई नजर आती हैं किसी सियासतदान के साथ या दफ्तर खारजा। मुतनाज़ वीडियोज़ तो हमेशा ही हरीम के सामने आती हैं, जिसकी वजह से फिर वो एक खबर बन जाती है, एक न्यूज़ बन जाती है। फिर उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन के लिए हमें हरीम को बुलाना पड़ता है और पूछना पड़ता है कि आखिर ये क्या मामला है। लेकिन इस बार हमने देखा है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस में उलझती हुई हमें नजर आ रही है इस वीडियो के बाद। हरीम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अभी आपकी आवाज आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। हरीम, मुझे ये बताएगा कि ये जो माफी आपने मांगी है ये किस चीज के लिए मांगी है? आपने मनी लॉन्ड्रिंग की उसके लिए माफी मांगी है, या फिर ये वीडियो झूठी थी उसके लिए माजरत की आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मनी लॉन्ड्रिंग मैंने नहीं की, और मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है ये तो मुझे अभी जाके पता चला कि मनी तरह कोई इलीगल अमाउंट होती है। मैंने ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग वाला कोई क्राइम नहीं किया। मैं एक लीगल वेस और लीगल तरीके से बताया, फर्स्ट टाइम मैंने। और जो अमाउंट वगैरह थी या उसकी जो वसूख थे वो मैं बता चुकी हूँ कि अमाउंट किसकी थी और किस वीडियो बनी थी। तो मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें इन्होंने कहा कि आपने अल्फाज के चुनाव गलत किए, तो उसके लिए मैंने माजरत कर ली है कि हाँ इंसान में गलती हो सकती है, और जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उनकी मैं माजरत कर ली। यानी आप हरीम ये कह रही हैं
कि आप ये रकम पाकिस्तान से लेकर नहीं गई, जो वीडियो में आपने बोला वो सब झूठ था? पाकिस्तान से मैं कोई अमाउंट या कोई कुछ भी नहीं लेकर के आई, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और मैंने बिल्कुल कहा कि पाकिस्तानी अदारे तहकीक करें, उनके सामने हकायक बिल्कुल सामने आएंगे। और मैं पाकिस्तान से 1 रुपया भी नहीं लेके आई कि मैं कोई इलीगल वे से या कोई इलीगल तरीके से मैंने ये वीडियो मैंने बरतानिया के अंदर ही बनाई है। और मेरे भाई हैं, उनकी अम्मी थी और उनके ऑफिस के अंदर मैंने वीडियो बनाई है, और वो भी सारा कुछ मतलब बहुत तफसील से बता चुकी हूँ मीडिया में। यानी वीडियो झूठी थी? वीडियो ऐसे मैंने मजाक में बनाई। एक्चुअली मैं ना अपने भाई हैं यहाँ पे बरतानिया में होते हैं, और अभी भी मेरे साथ मौजूद हैं ऑफिस में ही। उनके टेबल पे अमाउंट पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे होते हैं, आप पाकिस्तान से इतनी अमाउंट लेके आ सकते हो, ये वो। तो मैंने कहा अगर ज्यादा लेके आए, तो उन्होंने कहा ज्यादा लेके आए तो आप अरेस्ट हो सकते हो, आपको एयरपोर्ट से ज्यादा नहीं वो होते। तो मैंने कहा अच्छा फिर मैं ऐसा करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, टिकटॉक बनाती हूँ। तो मैंने टिकटॉक बनाया, मैंने कहा देखें जी मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ, मुझे तो कुछ नहीं कहा, ये वो फलाना, और इस तरह की मैंने बातें। और वो तो जो आपको बिल्कुल भी अंदाजा amount, नहीं था, आपको बिल्कुल भी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कोई आइडिया नहीं था, कोई अंदाजा नहीं था? आपने जैसे कि कहा कि मैं पहले पूछ चुकी थी, जो मेरे साथ ऑफिस में मौजूद थे, वो जो भी थे हजरत, उनसे आप पूछ चुकी थी कि ये क्या हो सकता है, अगर आप इतनी बड़ी रकम लेके आते हैं तो क्या हो सकता है? तो आपको बिल्कुल उस वक्त अंदाजा नहीं था कि इस तरह की कोई इन्वेस्टिगेशंस आपके खिलाफ खुल सकती हैं अगर आप ये वीडियो बनाएंगी तो? जिनकी अमाउंट लेके मैंने वीडियो बनाई है, उन्होंने कहा बिल्कुल, उन्होंने मुझे परमिशन दिया, अभी यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने कहा बिल्कुल बनाएं, हमको यहाँ पे इलीगल नहीं, वीडियो बनाने की परमिशन उन्होंने दे दी, लेकिन आप जो इल्जामात लगा रही हैं वो एक पूरे इदारे को मुतनाज़े करने के मुतरादिफ है कि पाकिस्तान में तो कोई पूछगिछ ही नहीं है जी, पाकिस्तान में तो कोई पूछता ही नहीं है आपको, जितनी मर्जी रकम जो है वो लॉन्डर कर लें आप। तो ये पूरे इदारे को मिलाइन करने के मुतरादिफ है। हरीम, इदारों को मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, इदारों का मैंने नाम मेंशन नहीं किया। हाँ, पाकिस्तान का मैंने ये बोला और उसकी मैं माजरत कर चुकी हूँ। पाकिस्तान का अगर आपने बोला तो फिर तो ये पाकिस्तान को भी बदनाम करने की या मिलाइन करने की तरफ जाता है इशारा कि पाकिस्तान में कोई कानून का जो है वो कानून नहीं है, कोई भी कुछ भी लेके आ सकता है, कितनी भी रकम लेके आ सकता है। देखिए, पाकिस्तान में जितनी कानून की पासदारी है वो आपको भी बहुत अच्छे से पता है और मुझे भी बहुत अच्छे से पता है, और हम बेशक हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में ही हमने। लेकिन अगर आप इस तरह से एक वीडियो बनाएंगी और फिर आप कहेंगी कि मैंने फन किया था और उसमें पाकिस्तान की बदनामी होगी, तो ये तो गलत है ना हरीम? बिल्कुल, मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहती हूँ कि उसमें मैंने ये एक बात की थी और मैंने कहा था कि मेरी इल्जामात से हमसे वादा किया गया था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट को इज्जत दिलाएंगे, पाकिस्तानी करेंसी को इज्जत दिलाएंगे। यहाँ पे तो कोई नहीं मरा, लेकिन मरी में बहुत सारे लोग मर जाते हैं, यहाँ पे तो ज्यादा सर्दी है। तो उसमें थोड़ा बहुत मेरा जो दिल दुख, मरी में जो हादसा वगैरह जो ट्रेजेडी वगैरह हुआ था उससे मैं काफी के साथ हुई थी। और दूसरा, जब आप कहीं बाहर भी जाते हो, जितना भी आप मतलब आप काफी सारे कंट्री में गए होंगे, आपको पता है पाकिस्तानी पासपोर्ट को किस नजरों से नहीं, वो आपकी उन बातों पे कोई एतराज नहीं है हरीम, वो बातें आपकी ठीक है। मरी के वाक़े पे आपको दुख है, अफसोस है, आपने कहा हुकूमत ने वादे किए थे, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट को इज्जत नहीं दिला सके या पाकिस्तानी करेंसी उतनी ऊपर नहीं जा सकी, वो आपके व्यूज हैं, बिल्कुल ठीक है वो अपनी जगह पर। लेकिन मैं जो पूछ रही हूँ आपसे वो ये पूछ रही हूँ कि अगर आप अब ये कह देंगे कि वो मैंने फन में किया था और आपको अंदाजा है कि वो आपके फन की वजह से पाकिस्तान बदनाम हो सकता है, यहाँ पर अब दुनिया की नजरों में पाकिस्तान का एक इमेज जा सकता है कि वहां पर कोई कानून की पासदारी नहीं करता, वहां पर इदारे जो हैं वो बिल्कुल नाकारा हैं, कोई नहीं पूछते, कितनी भी रकम को मनी लॉन्डर कर लिया जाए। मैंने ये अल्फाज बिल्कुल अदारों के लिए नहीं इस्तेमाल किए कि पाकिस्तान के नहीं, आपने नहीं किए, लेकिन आप ये बताने की कोशिश कर रही थी कि कोई पूछगिछ नहीं है, कोई पूछता नहीं है पाकिस्तान से कितनी भी रकम ले आए तो। बिल्कुल मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। अगर मेरे अल्फाज का चुनाव गलत था तो उसको मैं उसके लिए मैं माजरत करती हूँ कि अगर मेरे अल्फाज से किसी और को ये लगा कि मैं अदारे या पाकिस्तान के उसका, तो मैं कहती हूँ कि मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। लेकिन मेरे अल्फाज का चुनाव में भी गलत हो और उस चीज को मैं एडमिट करती हूँ और माजरत करती हूँ। तो अगर उस पाकिस्तानियों से
क्योंकि माजरत को कबूल कर, इंसान से गलती हो जाती है। तो अच्छा या तो हरीम, public आपसे कुछ दिन पहले आपने अपनी शादी के हवाले से भी एक फैक्ट को डिनाई किया। आपने कहा कि आपने वो ऐसे फन में कह दिया था कि पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, आपके जो हस्बैंड हैं और वो जो हैं एमपीए हैं। तो ये आपको नहीं लगता कि आपके फॉलोअर्स जो हैं वो उनका दिल दुखा होगा इस बात से कि जी हरीम तो कुछ सच बोलती ही नहीं, वो हर चीज फन में कर देती है, कोई भी आप रिलायबल नहीं रहेंगी, ट्रस्टवर्दी नहीं रहेंगी अपने फैंस के लिए, फॉलोअर्स के लिए? डोंट यू थिंक सो? मैं भी कौन कितना ट्रस्टवर्दी है या कौन कितना ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये इस सोसाइटी रखें। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर आप कोई भी वीडियो बनाने के बाद ये कहेंगी कि वो फन में थी, ठीक है। हरीम हमारे साथ मौजूद थी जी, और ठीक है जी, हरीम दोबारा आ गई हमारे साथ। हरीम बिल्कुल, वो मैं आपके ऊपर कोई उस तरह से कोई जाती हमला नहीं कर रही हूँ। ये जो आप कह रही हैं इसको साइड पे रखें। मैं तो कह रही हूँ कि अगर आप कोई वीडियो बनाएंगी और फिर उसके ऊपर लोग इंटरेस्ट लेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आपको टीवी पे बुलाया जाएगा, न्यूज़ चैनल्स पे बुलाया जाएगा, और उसके बाद फिर आप ऐसे ही अचानक आके कहेंगे कि वो तो मैंने फन में किया था, क्योंकि आप मेरे प्रोग्राम पर आकर बड़ी तफसील से अपनी शादी के हवाले से, अपने हस्बैंड के हवाले से, उनके बैकग्राउंड के हवाले से बात कर चुकी हैं, और अब आपने इसको डिनाई कर दिया। आपने कहा मैंने फन किया था, और अभी भी इस वीडियो को भी आप डिनाई करें, आप ये कह रही हैं कि मैंने फन किया। नहीं, देखिए मेरे हस्बैंड का ताल्लुक जरूर है पीपल पार्टी से, या पीपल पार्टी के साथ वो है, लेकिन मैंने कहा मैंने किसी का नाम नहीं मेंशन किया। और मैंने फन में एक बात की थी कि मिनिस्टर हैं, वो बात मैंने फन में की थी। वो मैंने इसलिए की थी कि इन्होंने भी मेरे साथ मजाक किया था। जब ये लोग मेरे साथ जाके किसी भी मतलब सेंसिटिव अदारे में मजाक कर सकते हैं, तो जवाबी कार्रवाई तो जरूर करूंगी ना। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर इनकी शहीना शेर अफरीदी, इनकी मिनिस्टर जो भी है, एक उसमें खड़े होकर असेंबली के अंदर खड़े होकर मुझसे वार करेगी, मेरा नाम मेंशन करके, और मुझे कहेगी कि कौन है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो मतलब वो भी तो पीपल पार्टी के साथ मुंसलिक थी, पीपल पार्टी के लिए आवाज उठा रही थी, पीपल पार्टी के लिए खड़े होकर अगर उसने तो ये बदला था, ये रिवेंज था, या तो मैंने बदले में। जी बिल्कुल, रिवेंज होता है। आप माफ करो, माफ करना बहुत बेहतर होता है, लेकिन अगर आप माफ नहीं कर सकते तो उनसे बदला जरूर लो। मैंने बदला ले लिया, और मैंने शहीन शेर अफरीदी को सबक सिखाया कि तुम्हारी आवाज इतनी वायरल नहीं हुई तो मेरी जितनी बात वायरल हुई है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी बात कितनी पहुंचती है और किसकी बात को कितना ज्यादा अहमियत दी जाती है। तो शहीन अफरीदी, आप खुद बताएं क्या उनका हक बनते है? मैं आपको अगर आप कितने, तो उनका वो क्लिप देती जो कि अभी भी मीडिया चैनल पे, जीएनएन पे और कुछ चैनल्स के ऊपर मौजूद है। आप खुद और आप बताएं कि अगर कोई भी मिनिस्टर उठ के नेशनल असेंबली या जो भी असेंबली है उसके अंदर जो है खड़े होकर इतने ज्यादा मिनिस्टर्स में और इतने ज्यादा लोगों में कि हरीम शाह कौन है, हमें हरीम शाह का जवाब देंगे, क्या आपको लगता है कि नेशनल असेंबली या कोई भी असेंबली, एशियन असेंबली या कोई भी है, वो इस काम के लिए बनी है कि वहां पे मुझे डिस्कस किया जाए, वहां पे मुझसे वार किया जाए, वहां पे मेरी पर्सन को डिस्कस किया जाए? अगर आप ये कहते हैं हरीम, मतलब ये तो मेरे ख्याल में अगर एक बंदा जो मशहूर होना चाहता है या फिर लोगों की नज़रों में रहना चाहता है, आपके लिए तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात होनी चाहिए कि असम्बली तक में जो है वो आपकी पहुंच है, आपका नाम वहाँ पर गूंज रहा है। मुझे ये बताइए कि ये बैक टू द वीडियो, हम वापस आते हैं उस तरफ, वो एक बिल्कुल अलग केस हो जाएगा। मुझे ये बताइए हरीम के ये भी कहा जा रहा है कि अब चूंकि हरीम के खिलाफ FIA ने इन्वेस्टिगेशन खोल दी है, तो हरीम ये कह रही है कि वो तो मैंने फन किया था और इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, हालांकि एक्चुअली हरीम ने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की है। मुझे भी ये बताइएगा कि अभी कोई आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है या अभी आपकी माफी के बाद वो खत्म होगा सिलसिला? आप खुद एक एंकर हैं, आप खुद एक वो हैं, आप का भी इतना सेंस ऑफ ह्यूमर होगा कि क्या जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जिन पे ये कारोबार होता है, ये जो भी मफाद के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जाहिर है अपने मफाद के लिए किए जाते हैं, कुछ मतलब या किसी के लिए भी करते हैं, तो क्या वो टेबल पे रख के बताते हैं कि मेरे पास क्या अमाउंट है, खुद को खुद मजबूत करार देते हैं? या मनी लॉन्ड्रिंग या कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो या इसके अलावा भी बहुत सारी इलीगल वैसे पैसा आता है, तो वो बहुत मख्ती तरीके से जाते हैं, उसको खुद ये इंसान मजबूत तो नहीं करवाता, अपने आप को मजबूत करेगा पब्लिक। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि हरीम कह रही है कि मुझे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कुछ पता नहीं था, तो अब चूंकि उन्होंने कर लिया है ये और उनको अंदाजा नहीं था कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सख्त कवानीन है, सजा हो सकती है, इन्वेस्टिगेशंस खुल सकती हैं, तो अब उन्होंने चूंकि ये कर लिया है अनकॉन्शियसली, तो अब वो अपने आप को बचा रही हैं। तो इस पर क्या है आपकी टेक, और मुझे बताइएगा कि कानूनी कार्रवाई कोई हो रही है आपके हवाले से या माफी के बाद वो सिलसिला खत्म हो गया है? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग अगर मैं करती तो पाकिस्तानी इमिग्रेशन जो है FIA वो क्या वो नहीं करेगा? जो एयरपोर्ट पे इस वक्त जो अमला होगा, जो FIA की ड्यूटी होती है एयरपोर्ट पे, वो चेक करके भेजते हैं, तो क्या उनकी मशीन के अंदर या उनकी चेकिंग के अंदर मेरी अमाउंट नजर नहीं आई होगी? उनको जरूर आई होगी, तो जाहिर सी बात है इमिग्रेशन के थ्रू ही आई हूँ। तो वहाँ पे FIA जब मेरी वीडियोस निकाल के देख लें, वहाँ पे CCTV निकाल के देख लें, वहाँ से जो कुछ मैं लेके आई हूँ, तो बहुत कोई
आप कहीं से आते हो और कैमरे में आप वाजे होते हैं, नुमाया। हाँ चलो, मुझे हरीम आखिर में बस ये बता दीजिए कि माफी जो आपने मांगी है, माजरत जो आपने की है, वो कबूल हो चुकी है या कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है आपके खिलाफ अभी भी? फिर ये बात कहूंगी कि कानूनी कार्रवाई अगर वो करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। कानूनी कार्रवाई जो है ऑपरेशन अदारों के साथ जरूर होगी। मैंने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया कि मैं खाइफ हूँ। फिर भी अगर इदारे तहकीक करना चाहते हैं तो बिल्कुल तहकीक करें, लोगों के सामने लेकर आए, सामने सच लेकर आए कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मेरे वो चीज भी मेरे हक में ये है कि जब कोई भी इदारा तहकीक करेगा तो सही मानों में करेगा, ज़ाहिर है वो सबूत के साथ करेगा, तो कोई भी इदारा ना इंसाफी नहीं कर सकता। तो मुझे इतना उम्मीद, इतना बिलीव ये है कि मेरे साथ कोई किसी किस्म की कोई ना इंसाफी नहीं होगी, क्योंकि मैंने क्राइम किया ही नहीं है। ठीक है, हरीम शाह हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया। हरीम का ये कहना है जी कि इस तरह की कोई मनी लॉन्ड्रिंग का किस्सा नहीं हुआ और ये भी उन्होंने फन में कर दिया था। बहरहाल सोशल मीडिया का एक जो साइड इफेक्ट कहेंगे या फिर सोशल मीडिया की डार्क साइड आपको बार बार देखने को इस तरह की चीज़ों के बाद मिलती है कि सोशल मीडिया जो है उसका एक बहुत बड़े हिस्से के ऊपर झूठ और सिर्फ झूठ चल रहा होता है। और हरीम शाह भी आज अपने उस झूठ की वजह से एक बार फिर से एक बड़ी मुश्किल में आई हुई हैं। यकीनन अब FIA जो है अब वो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और अपनी इन्वेस्टिगेशंस भी मुकम्मल की जाएंगी कि हरीम शाह ने जो ये बात की थी ये फन में की थी या फिर जेन्युइनली उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। PTI की हुकूमत में एहतसाब का नारा अपोजिशन को सियासी हरीफों के गिर्द शिकंजा कसने का नाम है। हुकूमत में आने के बाद एक नाब या FIA की तरफ से कायम करदा केसेस की तादाद को ही देखा जाए तो सबसे ज्यादा केसेस उन अफराद के खिलाफ हैं जो या तो अपोजिशन में बैठे हैं या फिर वो जो सरकारी मशीनरी का हिस्सा रह चुके हैं। इस बात का सबूत साबिक DG FIA ने कल मीडिया से गुफ्तगू के दौरान दिया। बशीर मेमन ने मीडिया के सवाल पूछने पर बताया कि शहबाज शरीफ के मुतालिक केस से बात करते हुए ये केस मेरे सामने भी आया था, मुझे भी कहा गया कि केस बनता नहीं है, मैं किसी की बदनामी का बायस नहीं बनना चाहता। जबकि दूसरी तरफ देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA एहतसाब अदालत में नामुकम्मल चालान जमा करवा रही है। शायद यही वजह है कि बशीर मेमन के खिलाफ कायम किए गए केसेस भी सियासी हैं, क्योंकि बशीर मेमन मुतादिद बार मीडिया इंटरव्यू में ये इंकशाफ कर चुके हैं कि वज़ीर आज़म ऑफिस वज़रा और मुशीरान की तरफ से शरीफ खानदान के मुतालिक केसेस बनाने का कहा गया था, मगर उनकी जानिब से इंकार और फिर बशीर मेमन की जानिब से इस्तीफा दिया जाना। शायद उसी पादाश में बशीर मेमन अपनी सर्विस में जिन केसेस पर काम करते रहे, आज उन्हीं केसेस पर उन्हें अदालतों में और मीडिया ट्रायल के जरिए एहतसाब के गैर मंतकी अमल से गुजारा जा रहा है। मगर इन केसेस से मुताल्लिक आज आपको एक इंतहाई अहम मालूमात हम फराहम करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा साहब। जी अयाज साहब, क्या खबर है इस हवाले से आपके पास? आयशा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये केसेस जो बनाए गए हैं ये खुशबख्त मिर्ज़ा उर्फ सोफिया मिर्ज़ा, बारूफ मॉडल और अदाकारा हैं, इनकी बुद्दयत में बनाए गए। इनकी शादी हुई थी उमर फारूक ज़हूर से और 2006 में 2007 में इनकी तलाक हो गई। बेटियां इनके पास आ गई। उसके बाद उमर फारूक ज़हूर उन बेटियों को कराची मिलने के लिए आता है और कराची ले जाता है इल्लीगली और इल्लीगली मुल्क से बाहर चला जाता है, जिसके बाद ये केस आता है FIA के पास और उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। उस पर जो मुकदमात दर्ज हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, ये है 36/20 यानी 36/20 और 40/20। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे ये जो वकूए हैं ये 2006 और 2009 के हैं, जबकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ये 2010 में आया था। जब आप एक एक्ट लेके आते हैं उससे पहले उन जराइम पे आपको सजा नहीं मिल सकती जब तक कि वो कानून नहीं था। अच्छा, ये मुकदमात पहले दर्ज किए गए। अब जब ये बशीर मेमन साहब को इसमें तलब करते हैं तो इसमें उनको ये 2 FIRs भेजी जाती हैं। एक खातून इंस्पेक्टर के उसको बाई एयर भेजा जाता है, ये FIA में आज तक हमने नहीं देखा कि समन करने के लिए खातून स्पेशली जाती है। खातून इसलिए कि उनकी बीवी से इसको रिसीव करवाया जाए। अच्छा, उसमें इनको ये 2 FIRs का तो बताया जाता है 36/20 और 40/20, लेकिन इनको गिरफ्तार करने के लिए मेरे ज़राए के मुताबिक 343/20 एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की ये अपना मुकदमा है, इसकी नहीं फराहम की जाती ताकि बशीर मेमन साहब इसमें और इसमें तो अपनी बेल करवा लें, दूसरी में ना करवाएं। ठीक है। अच्छा, इन मुकदमात के हवाले से आपको ये भी बता दूं कि बशीर मेमन साहब खुद तो ये इंकशाफात कर चुके हैं कि मुझ पर सियासी शख्सियात जो थी, शरीफ फैमिली, खुर्शीद शाह, इनके ऊपर मुकदमात दर्ज करने के लिए कहा गया। इसमें हमने जो तहकीकात की तो जिस शख्स की वजह से ये सारा कि जी 32 बार इनके दौरे डायरेक्टर जनरल थे, ये 32 बार पाकिस्तान आया जबकि रेड लिस्ट पे था, ये उससे पहले भी 3 गुना ज्यादा बार ट्रेवल कर चुका था।
यानी उनसे पहले फिर DGFIA को भी तलब करना चाहिए, बशीर मेमन साहब को भी करें, उन पे पर्चा भी दें, उन पे मुकदमा बनता बनाए, हमें क्या इससे। लेकिन उनसे पहले DG पे भी बनता है, फिर अगर उससे पहले कोई DG थे तो उन पे भी बनता है, फिर उससे पहले DG भी बनता है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अहम चीज है कि जब बशीर मेमन साहब DGFIA थे तो ये काम देखता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। अगर खुदा ना खास्ता मेरा या किसी का नाम रेड लिस्ट में आ जाता है तो ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का काम है इसको देखना। उसके एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे बशीर मेमन साहब के दौर में वाजिद ज़िया साहब, आपने उनको DGFIA लगा दिया, बाद में उनको नहीं तलब किया गया। डायरेक्टर इमिग्रेशन थे डॉक्टर रिजवान साहब, जो इस वक्त तफ्तीशी अफसर हैं और उनको तलब कर रहे हैं, उनको भी आपने यानी उन्होंने खुद अपने आप को भी तलब नहीं किया। तो बराह रास्त जिम्मेदारी जिनकी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी थी डायरेक्टर इमिग्रेशन और एडिशनल डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन, उनको तलब नहीं किया गया, बशीर मेमन साहब को तलब कर लिया गया। ठीक, बशीर मेमन साहब को भी तलब करें लेकिन इनको भी करना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये जिन बशीर मेमन साहब का वो कह रहे हैं कि जी उसका बड़ा ताल्लुक था, वो तस्वीर भी बनी उस उमर फारूक ज़हूर के साथ, वो एक UAE की अरब शख्सियत थी जिनको वो लेके आए थे, जिसकी वजह से वो तस्वीर बनी। उनकी तस्वीर हमारे वफाकी वुज़रा के साथ भी है। अच्छा, यानी वो इतने मालदार शख्सियत थे उमर फारूक ज़हूर साहब, उनकी हमारे वफाकी वुज़रा के साथ भी तस्वीर है, वो भी फराहम की जा सकती हैं। इशू ये है कि ये बशीर मेमन साहब के खिलाफ क्यों मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, उनके खिलाफ कर रहे हैं, ठीक, तो वाजिद ज़िया साहब के खिलाफ भी होना चाहिए, फिर तो डॉक्टर रिजवान साहब के खिलाफ भी होना चाहिए। वो डायरेक्टर इमिग्रेशन थे, उनका काम था कि ये रेड लिस्ट को। अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से भी सवाल उठ रहा है कि डॉक्टर रिजवान खुद इसकी तहकीकात कर रहे हैं जबकि वो खुद उसमें शामिल थे, तो ये हाउ इज इट पॉसिबल? जी, टीम का हेड है अली मर्दान शाह साहब, उनके 5 प्यारे हैं लाहौर में, उनमें से एक हैं ये जो इसको हेड कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर रिजवान साहब। एक और बड़ी अजीब बात है, आज तक हम FIA में 94 से इसकी बीट कर रहा हूँ, कभी FIA ने दौरान तहकीकात कोई खबर हमें लीक नहीं की कि दौरान तहकीकात ये हुआ, वो गुस्से में उठ के चले गए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो कंक्लूसिव बिल्कुल FIR हुई, दर्ज हुई, नहीं हुई, FIR दर्ज हुई, वो FIR भेज देते हैं जी हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। ठीक है, ठीक। ये पहली बार हुआ है कि FIA में इस तरह की चीजें लीक आउट की जाती हैं, जैसे कि बशीर मेमन साहब के बारे में वो उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो उठ के चले गए। शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी ऐसी खबरें लीक की गई थी कि वो अपना तफ्तीशी टीम को कायल ही नहीं कर सके। आप ये सब चीजें अदालत में पेश करें, आप मीडिया ट्रायल ना करें। यही मीडिया ट्रायल शुगर मिल मालकान का आपने किया, जब मिर्जा शहजाद अकबर साहब ने बड़े धरले से दावा किया कि 90 रुपए पे चीनी ले गए, हम इसको वापस लाएंगे। चीनी वापस आई, मुकदमा दर्ज हो चुका है। वो भी आपको मैं किसी दिन वो प्रोग्राम में बताऊंगा कि मुकदमा दर्ज है, एक बंदा भी गिरफ्तार नहीं हुआ, 1 साल हो गया और वो माफिया वैसे का वैसा ही कायम है। FIA मीडिया ट्रायल करती है, उसके बाद उन मुल्जमान के साथ क्या होता है हमें नहीं पता। आज तक ना कोई गिरफ्तारियां डाली जाती हैं, ना उनको बुलाया, यानी वो बुलाया गया, तफ्तीश की गई, उसके बाद वो आजाद घूम रहे और चीनी भी उससे ऊपर जा रही है, नीचे नहीं आई। ये सारी चीजें बहुत कुछ जाहिर कर रही हैं, ये इससे पहले FIA में कभी नहीं हुआ था जो आजकल हो रहा है। पहली बात, बशीर मेमन साहब को जो समन भिजवाया गया, इस पे भी बड़ा ज्यादा हमारा कंट्रोवर्शियल तरीका है। उनके घर जाकर उनकी बीवी को एक इंस्पेक्टर बाई एयर कैसे जाती है? FIA के पास तो इतने फंड्स नहीं है, ना ही कि पुलिस के पास इतने फंड्स है कि वो बाई एयर भेजें। ये तो समन भेजा जाता है, आप FIA कराची के ऑफिस को यूज कर सकते हैं कि उनको भेजे कि ये हमारी तामील करवा दें, ठीक है। इसमें ये बड़े देखने वाली बातें हैं कि वो शख्स जिसके खिलाफ 2006-2009 में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग करने पर 2010 के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, क्या ये मुकदमात बिल्कुल यही बशीर मेमन साहब बार बार कह रहे हैं कि जो लोग तहकीकात कर रहे हैं वो नाअहल हैं, उनको कानून का पता नहीं है। अगर ये मुझे फंसाना चाहते हैं तो कम से कम कानून तो पढ़ लें। दूसरी बात इसमें यह भी है कि जो मैंने प्राइमरी जो इनके थे वाजिद ज़िया और डॉक्टर रिजवान तो खुद ही तहकीकात करते रहे जा रहे हैं। आप एक और चीज नोट करेंगे कि जितने भी सियासी मुकदमात हैं FIA में, चाहे वो शरीफ फैमिली हो, चाहे वो शुगर कमीशन हो, वो जहांगीर तरीन के खिलाफ हो, वो सब के सब FIA लाहौर में क्यों दर्ज हो रहे हैं? वो सब के सब FIA लाहौर में ही क्यों हो रहे हैं? वो आप दूसरे सूबों में नहीं FIA काम कर रही, दूसरे सूबों में नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सिर्फ डॉक्टर रिजवान साहब ही क्यों सारे मुकदमात लाहौर में दर्ज कर रहे हैं। इसमें भी बशीर मेमन साहब का मौक़िफ़ याद रखना चाहिए कि मुझे पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कहा गया कि ये मुकदमात दर्ज करें, मैंने कहा ये नहीं बनते। अच्छा, उनमें मैं आपको अपने ज़राए के मुताबिक बता दूं, एक मुकदमा था जो अरशद मलिक जज की वीडियो थी। अच्छा, उस पर मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये हमारे आप समझ लें बशीर मेमन साहब के ज़राए से हमें पता चला है। अच्छा, उस पर इनको कहा गया इस पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दे। उन्होंने कहा इस पर कैसे दर्ज कर दूं? एक वीडियो रिलीज हुई, उन्होंने कहा ये मीडिया के लिए तो दहशतगर्दी हो सकती है, बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, लेकिन FIA में किस तरह? मैं कहीं धमाका हुआ, कहीं लोग मारे गए, कोई तखरीबकारी का वारदात हुई? नहीं हुई। उनका ये आप क्या कर रहे हैं? उसके बाद एक और
जो खातून अव्वल की तस्वीर लीक आउट हुई, उस पर कहा दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने को। खातून अव्वल की तस्वीर को लीक आउट करने पर कैसे दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दूं? अच्छा। ये वो सारी बातें थी। उसके बाद खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ, असफंदियार वली साहब के खिलाफ भी उनको कहा जाता रहा कि इनके खिलाफ भी दहशतगर्दी के मुकदमात बनते हैं। ये सारी चीजें उनको बकौल उनके उस वक्त के सूबाई वफाकी वज़रा आकर उनको डिक्टेट कर रहे थे कि ऐसा करें। एक शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और उनका दामाद भी इसमें शामिल है। उसके अलावा जो उस वक्त बोल रहे थे पीपल्स पार्टी की तरफ से खुर्शीद शाह, और आपने खुर्शीद शाह के मुकदमे का भी अंजाम देख लिया, वो बेल आउट होकर बाहर आ गए हैं। आप शहबाज शरीफ के और हमजा शहबाज पे जो मनी लॉन्ड्रिंग का वो भी देख लेंगी कि वो हाई कोर्ट में चले गए हैं इसको चैलेंज करने के लिए। इंतकामी कार्रवाई वाली फिर वो बात दुरुस्त लगती है ना, कौन डोरियां हिला रहे? क्या शहजाद अकबर साहब हैं इसके पीछे? आयशा साहब, पहली बात तो ये है कि अब तक किस केस में सजा हुई? FIA ने मैं तो मनी लॉन्ड्रिंग में आपने चालान जमा कराया, जज साहब कह रहे हैं कि ये नामुकम्मल है, आपको 10 दिन दे रहे हैं। आपको ये भी बता दूं, जो बेचारे अफसरान अदालत पेश होते हैं उनकी भी बड़ी मिजरेबल हालत है। उनको ये भेज देते हैं, चालान मुकम्मल नहीं होता और वो जाके वहां पे अपनी बेइज्जती करवा के आ जाते हैं। उनको कहा जाता है तुम्हारी सर्विस खराब कर देंगे, ये कर देंगे। बिल्कुल अदालत तो यही कहेगी, जज तो यही कहेगा कि आप 1-1.5 साल से चल रहे हैं और आपके पास क्या इसमें सबूत है, आप क्यों नहीं अदालत को सबूत दे रहे? ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये किस वक्त हुआ, जब बशीर मेमन साहब ने इनकार किया, उनको इस्तीफा देना पड़ा, इन्होंने उनकी पेंशन रोक ली। जब वो कोर्ट में गए और उन्होंने उस कोर्ट के जरिए अपना हक हासिल किया, उसके बाद उन्होंने मीडिया पे कुछ इंटरव्यूज भी दिए थे। उसके बाद ये सारी जो अब शुरू हुई हैं कि एक शख्स आपके दौर में ये हुआ, तो ऐसी कई मिसालें माजी में मौजूद है। कई अफसरान ने जो DG FIA के उहदे पे रहे, उन्होंने कुछ ऐसे काम जरूर किए होंगे। उसकी वजह है कि एक DG के पास एक दिन में सैकड़ों खतूत आते हैं, वो हर खत पढ़ नहीं सकता। मैं कहता हूँ डायरेक्टर साहब के पास भी सैकड़ों खतूत आते होंगे, वो नहीं पढ़ सकते। नीचे जो उनका ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, उनका जो स्टाफ ऑफिसर है, वो सारे आगे फाइलिंग सर इसमें ये है, वो साइन करते जाते हैं। इस तरह काम चल ही नहीं सकता उनका। इस तरह फिर बहुत सारे अफसरान पे आएगा और एग्जाम्पल आप सेट करते जा रहे हैं कि जो ऑफिसर जो है, मैं दोनों तरफ के वर्जन दे रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि जी चूंकि इनके खिलाफ तहकीकात शुरू की इसलिए, इसका मतलब है फिर वाजिद ज़िया साहब के खिलाफ भी तहकीकात शुरू करें। लेकिन वाजिद ज़िया साहब चूंकि उस वक्त शरीफ फैमिली के खिलाफ मुकदमात में आपको पता है तफ्तीशी ऑफिसर थे, वो GIT का हिस्सा थे, इसलिए उनके खिलाफ अगर मुकदमा नहीं बनता उसी शख्स के जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल है उनके खिलाफ नहीं बन सकता, क्योंकि वो तो हमारे उस वक्त GIT के मेंबर थे जिसने शरीफ फैमिली नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अपनी रिपोर्ट मुरतब की। इसी तरह डॉक्टर रिजवान साहब के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर रिजवान साहब तो खुद तफ्तीशी ऑफिसर है इस केस में, जो खुद डायरेक्टर इमिग्रेशन थे। ये सारे सवालात हैं जिनका जवाब देना FIA को और मिर्जा शहजाद अकबर साहब को बहुत जरूरी है। बशीर मेमन साहब उन पर इल्जाम आयद कर रहे हैं, उनको जरूर आके इसका जवाब देना चाहिए। और ये सारी बातें हैं कि 2006 और 2009 में आप मनी लॉन्ड्रिंग बता रहे हैं उस शख्स ने की, और एक्ट आपका आ रहा है 2010 में, तो आप मुकदमात कैसे दर्ज कर रहे हैं? उन मुकदमात के बारे में भी वजाहत कर दें, कैसे दर्ज हो सकते हैं। और इसी हिसाब से कि आप अपने एक साबिक DG को 2 FIRs भेज रहे हैं, तीसरी नहीं भेज रहे, क्यों? 343 जो ASTC की एंटी ह्यूमन ट्रैफिक, उसका भी आप उनको भेजें। क्या आप उनको गिरफ्तार करके एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं? आप उनको गिरफ्तार करना चाह रहे हैं और लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखें ये भी हो सकता है? ये सवालात हैं, उनको इनका जरूर जवाब देना चाहिए। सही, बहुत ही अहम सवालात जो हैं वो इसमें उठ रहे हैं। मुझे यासर ये बताइएगा कि अब आगे क्या करने का इरादा है उन लोगों का जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं? क्या मोटिव्स हो सकते हैं उनके ये सारी चीज़ें करने के बाद? मतलब आगे वो क्या फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं, इन शॉर्ट अगर पूछा जाए? मैं इतना जानता हूँ कि 3.5 साल के अरसे में अब तक हमारी PTI की हुकूमत का जो नैरेटिव था कि इन्होंने करप्शन की है, किसी एक भी केस में ना नैब, ना FIA, ना एंटी करप्शन इनको सजा दिलवा सकी। ये कहते हैं हमारा जुडिशियल सिस्टम, हमारा प्रोसिक्यूशन सिस्टम इतना वसीदा है कि जी उसमें हो ही नहीं सकती। इससे पहले भी होती रही हैं सजाएं। अगर आप 99 के कू को याद करें तो उस वक्त शरीफ फैमिली उस वक्त बकौल यानी कि मुबैना तौर पर जनरल मुशर्रफ की बात करें तो एक डील करके गई थी। तो वो डील क्यों हुई थी? उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए थे, वो मुकदमात अदालतों में चल रहे थे, और उन्होंने फिर वो डील क्यों की? यकीनन उनमें कुछ ऐसे एविडेंस होंगे कि उनको डील करनी पड़ी होगी। अब क्यों नहीं वो डील कर रहे? अब क्यों शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मुसलसल पेश हो रहे हैं? और अब तो उन्होंने हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया। मैंने आपको आपके एक प्रोग्राम में आके बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग में FIA सबूत पेश नहीं कर सकेगी, FIA अपना चालान मुकम्मल नहीं कर सकेगी। मैंने वो फाइल देखी थी और मैंने वो फाइल देखने के बाद ये बातें की थी कि FIA अपना चालान मुकम्मल नहीं कर सकेगी और इस केस में हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकेंगे।
अच्छा। اور نہ ہی، اور یہ چیزیں میں نے تو فائل پڑھ کے کہیں، یہ اب چیزیں بعد میں عدالت انڈورس کر رہی ہے کہ آپ 10 دن کے اندر ان کا 10 دن بھی آ جائیں گے پھر بھی چالان مکمل انشاءاللہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن افسران نے وہ چالان بنایا ہے یا جن افسران کی نظروں سے وہ گزرا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس چالان پہ تو ان کو سزا نہیں ہوتی. اچھا، اس چالان پر آپ مطلب ناکافی ہیں اس کے اندر جو ناکافی ثبوت ہے. بہت شکریہ ایاز شجاع صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بیورو چیف لاہور. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی، کوئٹہ میں ایک بار پھر سے ینگ ڈاکٹر حکومت کے خلاف شدید احتجاج کر رہے ہیں. مسلسل کئی روز سے ڈاکٹرز اور بلوچستان کی حکومت کے درمیان ایک تناؤ کسی کیفیت پیدا ہوتی جا رہی ہے. بلوچستان ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن اپنے مطالبات کے لیے دھرنے پر بیٹھی ہے. حکومت کی جانب سے بار بار یقین دہانی کروانے کے باوجود بھی ڈاکٹر حکومت کی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. آج جب اسپتالوں میں سہولیات کی کمی اور سرکاری اسپتالوں کی نجکاری کے خلاف احتجاج کرنے والے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن اور پیرامیڈیکل سٹاف فیڈریشن کی احتجاجی ریلی نے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی تو پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کرتے ہوئے متعدد ڈاکٹرز کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس نے ریڈ زون کونسمگ روڈ پر مختلف مقامات پر خاردار تارے لگا کر بند کر دیا تھا، لیکن احتجاج پر بیٹھے ینگ ڈاکٹرز نے ریڈ زون میں جانے کی کوشش کی. ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے بھی پولیس اہلکاروں کے خلاف مزاحمت کی گئی اور جھڑپ کے دوران 6 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے، جبکہ ریڈ زون میں جانے کی کوشش پر 20 ینگ ڈاکٹرز کو گرفتار کر دیا گیا. ینگ ڈاکٹرز کے مطالبات کے حق میں گزشتہ 1.5 مہینے سے زائد عرصے سے وہ ہڑتال پر ہیں. جی، اور صوبائی وزیر صحت احسان شاہ نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹرز کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا. کل میٹنگ بھی رکھی تھی. آج ینگ ڈاکٹرز کا ریڈ زون میں احتجاج مناسب بات نہیں تھی. ہم نے تمام مطالبات مان لیے ہیں، صرف تنخواہیں بڑھانے پر اتفاق نہیں ہوا. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر کلیم اللہ، ترجمان ہیں YDA بلوچستان کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے. السلام علیکم. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ریڈ زون میں کیوں آپ لوگوں کو داخل ہونا پڑا؟ کیونکہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ معاملہ تبھی خراب ہوا اور یہ تمام جو واقعہ پیش آیا جس میں کافی ڈاکٹر زخمی بھی ہوئے ہیں، یہ صرف اسی وجہ سے ہوا کیونکہ آپ نے ریڈ زون میں جو ہے وہ گھسے اور یہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہو گیا، حالانکہ بات چیت چل رہی تھی اور معاملہ ریزالو ہو جانا تھا. وعلیکم السلام. شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا. اصل میں بات یہ ہے کہ گزشتہ 3 مہینوں سے ہم لوگ احتجاج پر ہیں. اس دوران ہماری جو ہے حکومت کے ساتھ بارہا مذاکراتی نشستیں بھی ہوئی ہے. CM کے ساتھ بھی جو ہے ہماری مذاکراتی نشستیں ہوئی ہے. اس سے پہلے جام کمال صاحب کے ساتھ بھی ہماری نشستیں ہوئی ہے. بارہا میں یہ سننے کو ملا کہ بھائی آپ کے جو مطالبات ہیں وہ تمام تر جو ہے وہ جائز ہے اور ان کو منوہن ہم لوگ مانتے ہیں اور ان پر عمل درآمد کے لیے 12 کمیٹی بنائی گئی. رہی بات اس کی کہ ریڈ زون میں جانے سے کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا تقریباً ابھی 1 ہفتے پہلے ہمارے 19 ڈاکٹروں کو جو ہے وہ رہا کیا گیا تھا. آفٹر 1 منتھ انہوں نے 1 مہینہ جو ہے جیل میں گزارا تھا. اب وہ جیل میں جو عرصہ انہوں نے گزارا تھا وہ بھی ریڈ زون میں دھرنے کے بعد جو ان کو گرفتار کیا گیا. تب بھی ہماری مذاکرات کامیاب ہو گئی تھی صوبائی وزیر صحت احسان شاہ کے ساتھ. بٹ رات کو آدھی رات ہمیں نیند سے اٹھا کر یہ لوگ تھانے شفٹ کیا، پھر وہاں سے جیل شفٹ کیا. بٹ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ CM سے لے کر سیکٹری تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں گرفتار کرنے والا بندہ ہے کون، یہ آرڈرز کس نے دیے تھے. تو CM جو ہمارے وزیر تھے، جو ہمارے وزیر صحت ہے، ان کا کہنا تھا کہ مجھے حیرانگی ہے کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے اس کے بعد بھی آپ کو اٹھا لیا گیا. ہم 1 مہینے تک جیل میں تھے، نہ ہم نے ایمرجنسی سروسز کا بائیکاٹ کیا. اس بیچ ہم نے کوشش کی ہم ریڈ زون جائے بٹ نہیں گئے. ریڈ زون جانے کا مقصد آپ کو یاد ہوگا جس دن ہمارے CM نے حلف لیا تھا اس دن انہوں نے کہا تھا کہ بلوچستان کے عوام کو آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد ایک تو نہ میں پروٹوکول لوں گا، دوسری بات ریڈ زون اور کوئی بھی زون نہیں ہوگا اس صوبے میں. یہ سڑکیں عوام کی ہے، جس سڑک پر عوام چاہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتی ہے. ریڈ زون جانے کا مقصد CM کے پاس جانا ہے، بالکل ان کے گھر کے قریب جانا ہے. بدقسمتی سے ہمارے CM آدھا دن وہ نیند میں گزار لیتے ہیں، تو ہمیں ان کے پاس جا کے ان تک اپنی آواز پہنچانی تھی. اس وجہ سے ہم لوگ ریڈ زون جا رہے تھے. بٹ یہ ناخوشگوار واقعہ جو ہے پیش آیا براج. نہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک صحیح طریقہ نہیں تھا؟ بات چیت کے لیے ٹائم لیا جا سکتا تھا یا جا کر بات چیت کی جا سکتی تھی. یہ طریقہ اس طریقے سے ریڈ زون کے اندر اگر آپ گھسیں گے تو پھر ایک ریئیکشن تو آپ کو ملے گا دوسری طرف سے، اور وہی وجہ بنا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ نے ریڈ زون میں گھسنے کا ایک فیصلہ کیا جارحانہ طور پہ.
अच्छा, मैं इस हवाले से आपको एक चीज़ बताऊं। सीएम बलूचिस्तान ने जिस दिन हल्फ लिया था, ओथ लिया था, उस दिन उन्होंने एक कमेटी जो नॉमिनेट की थी मुज़ाकरात के लिए। उस कमेटी के साथ हमारी 5 नशिस्तें हुई, जिसको मैं खुद उस कमेटी का मेंबर था, वाईडीओ को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब उसके बाद हम जेल जाते, जेल जाने के बाद जो है सीएम बलूचिस्तान एक न्यू कमेटी नोटिफाई करते हैं अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हेल्थ मिनिस्टर बलूचिस्तान। वो कमेटी, उस कमेटी के साथ मेरे सीनियर्स, मेरे बाकी ओहदेदारान 12 नशिस्तें करते हैं। हर नशिस्त में यही बताने को मिलता है कि आपके मुतालबात जो है बस आज या कल में मान लिए जाएंगे। अब मज़े की बात आपको बताऊं, 2 हफ्ते पहले हेल्थ मिनिस्टर ने जो एक फाइनेंशियल अफेयर्स को देखने के लिए एक और कमेटी बनाई, सब कमेटी बनाई। सब कमेटी के साथ हमारी फिर 3 नशिस्तें हुई, जिस नशिस्तों के बाद यही बताया गया कि आपके मुतालबात बस जल्द हल हो जाएंगे। अब हम लोगों ने 1 हफ्ते पहले जो है इनको टाइम दे दिया था, टाइम फ्रेम दे दिया था कि भाई हम लोग 1 हफ्ते बाद जो है रेड जोन निकलेंगे, तो अगर आपको मामला तय करने हैं आप ट्यूसडे तक अपने मामला तय कर लें। अब मैं आपको इससे बढ़कर एक ताज्जुब की बात बताना चाहूँगा कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर यहाँ से नोकंडी चले गए, जो बता रहे कि कल इन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरात रखी थी। आप उनको जरा, आप उनकी लोकेशन वहाँ से, उनकी लोकेशन आप देख ले जो आज। डॉक्टर साहब, हेल्थ मिनिस्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि सब चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं, आपके साथ तमाम मामला सॉर्ट आउट हो गए, सिर्फ तनख्वाह के ऊपर मसला है। अभी बताएगा कि तनख्वाह में कितना इजाफा चाह रहे हैं आप लोग? अच्छा, इस मामले से मैं आपको बताना चाहूँ, बार बार ये लोग कहते हैं कि इनके मुतालबात जो है कुछ लोग अलग सा रंग देते हैं। आपको पता है हर बजट में 3 पहलू होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्ट्रूमेंट्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। हमारे जो डिमांड्स है इन्हीं तीनों पर बेस्ड है। हेल्थ डिपार्टमेंट का 45 अरब रुपीज़ का जो है बजट है, हमने इन तीनों डिमांड्स को कवर किया, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्ट्रूमेंट्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। अब आती है बात तनख्वाह की। हमने इनको बताया, जो प्रपोजल हम लोगों ने दिया था कि भाई पिछली बार 2016 में हमारी पे रेज हुई थी केपीके के साथ। हमने इनको कहा कि आप चूंकि सबसे बैकवर्ड जो है वो बलूचिस्तान है, फिर उसके बाद आई थिंक सिंध आता है, फिर उसके बाद जो है केपी आता है। हमने कहा आप चाहे जो आपको पसंद हो, आपको केपी पसंद हो, आपको सिंध पसंद हो, पंजाब को तो साइड पे रख दे, वो तो आपकी बस की बात है ही नहीं। जो आपको पसंद हो आप वो उठा ले, उस पैटर्न पर कर दे। ये मैं हेल्थ मिनिस्टर की बात कोट कर रहा हूँ, जो दूसरी मीटिंग उनके साथ मेरी हुई थी, उन्होंने कहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कलीमुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया। तर्जुमान वाईडीए बलूचिस्तान वो डॉक्टर्स के एहतजाज के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख रहे थे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना।